सबसे पहले हमने क्या लिखा, एस पी फिर डी फिर एस फिर डी एफ पी और जी। इस तरह से हमने क्या लिख लिए, सबसे पहले ऑर्बिट लिख लिए। अब हमें ये पता है कि जो एस है उसके लिए क्या लिखेंगे, हाफ लिखेंगे। ठीक है, हाफ। इसमें ये ध्यान रखना है एस हाफ, तो उसके बाद में जो पी है, पी के लिए कितनी वैल्यू आएगी 3/2 और पी और क्या होगा 1/2। डी की वैल्यू यहाँ 5/2, उसके बाद में एस 1/2, फिर डी की वैल्यू क्या आएगी 3/2, फिर उसके बाद में एफ, तो एफ आएगा 7/2 और उसके बाद में पी की वैल्यू 3/2, फिर एस 7/2 के बाद में क्या लिखेंगे 5/2 और 5/2 के बाद में हम लिखेंगे पी की वैल्यू 3/2 के बाद में जैसे 1/2 यहाँ, तो सेम यहाँ पर 1/2 और फिर जी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास यहाँ 9/2। इस तरह से ये सीक्वेंस चलता जाएगा। अब हम जानते हैं कि एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं हमारे पास, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। पी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं हमारे पास, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ 3, तो इसमें 1 बढ़ाकर लिखेंगे, तो पी में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 4। यहाँ पी में 1/2 में 1 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। यहाँ पे सेम डी में इसी तरह से देखेंगे, डी अगर 5/2 में यहाँ ऊपर 5 है, तो डी में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे मैक्सिमम इधर 6, और फिर एस 1/2 है, तो यहाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 2। टोटल डी में हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, डी शेल में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन टोटल आते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन को अगर हमने यहाँ फिल किया तो बचे कितने 4, तो यहाँ डी 3/2 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 1 बढ़ाकर लिखेंगे तो 4 आ जाएगा। 7/2 में 7 है, तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने आएंगे यहाँ 8। पी 3/2, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे मैक्सिमम 4। एफ 5/2, तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 5 है, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे मैक्सिमम 6। यहाँ पी 1/2 है तो 2 और जी 9/2 है, तो हमारे मैक्सिमम जी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, अब हम इसे क्या लिखेंगे कि ये तो 1 फर्स्ट से स्टार्ट होगा, 1s हाफ, उसके बाद में क्या आएगा 1p हाफ, फिर सेम यहाँ पे करेंगे 1p 3/2 और ये d भी 1 का ही है पहले 1d 5/2। सेम इसी तरह से अब s क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे इसके आगे, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे सेम 1, क्योंकि ये d 5/2 और d 3/2 ये दोनों मिलकर एक d शेल को कंप्लीट करते हैं, तो इसलिए d को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, d 5/2 और d 3/2 में, तो इसलिए यहाँ पे 1 और 1 आया। उसके बाद में f भी फर्स्ट आएगा और उसके बाद में हम p लिखेंगे 2 और उसके बाद में f फर्स्ट और फिर हमारे पास p क्या आ जाएगा फिर से 2 और फिर क्या लिखेंगे हम g 1। ठीक है, इस तरह से ये शेल फिलिंग चलती रहेगी। अब इस पे बेस्ड क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन में हम बात करेंगे कि इवन न्यूक्लियाई होगा तो हमारे पास जेपी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर ओड इवन न्यूक्लियाई का केस बनेगा तो जेपी कैसे फाइंड आउट होगा, अगर ओड ओड होगा तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हम शेल मॉडल पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हम जो शेल फिलिंग है वो कैसे करेंगे और उससे हमारे पास जो पैरिटी है वो कैसे फाइंड आउट होगी और एंगुलर मोमेंटम जे कैसे फाइंड आउट होगा। इसके लिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, द एंगुलर मोमेंटम एंड पैरिटी ऑफ 8 ऑक्सीजन 17 न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियर शेल मॉडल। हमें फाइंड आउट करना है इसके लिए एंगुलर मोमेंटम और इसकी पैरिटी की वैल्यू। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे कि हमारे पास क्या दे रखा है 8 ऑक्सीजन और 17 लिखा हुआ है। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास 8 और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे तो क्या करेंगे 17 माइनस 8, तो इसकी वैल्यू कितने आएगी हमारे पास 9। अब सबसे पहले हमें तो यही नहीं पता है कि हम जो न्यूक्लियर शेल मॉडल है ये किस पर अप्लाई करेंगे। अगर 2 वैल्यू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग वैल्यू दे रहे हैं तब हम कैसे अप्लाई करेंगे। आपको हमेशा एक ही बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ जाते हैं क्वेश्चन में और उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि जो भी आपके पास ओड वैल्यू आएगी, चाहे वो ओड वैल्यू प्रोटॉन के पास हो चाहे वो ओड वैल्यू न्यूट्रॉन के पास हो, उसी के लिए शेल मॉडल लिखना है। पॉजिटिव या इवन फंक्शन के लिए आपको क्या है
कि जो शेल मॉडल है वो अप्लाई नहीं करना। तो जो शेल मॉडल है वो एप्लीकेबल होगा ओनली ऑड नंबर्स पर, इवन नंबर पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपने प्रोटॉन पे लगाना है या न्यूट्रॉन पे, बस इनके नंबर पे फर्क पड़ेगा। तो हमारे पास इन दोनों में देखते हैं कि जो ऑड वैल्यू है वो किसके पास है, न्यूट्रॉन के पास। तो हम जो शेल मॉडल है ये किस पे अप्लाई करेंगे, न्यूट्रॉन पर। सेम शेल फिलिंग करेंगे हम। इस हिसाब से शेल फिलिंग देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1s हाफ, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे हमारे पास 2, 1p 3/2, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं हमारे पास 4, और उसके बाद में 1p क्या आएगा हमारे पास हाफ आएगा, 6 हो गए। 2 इसमें आएंगे तो 6 और 2 8, उसके बाद में हम क्या लिखेंगे 1d 5/2, हमारे पास 2 4 6 और 2 8, बचा कितना, टोटल न्यूट्रॉन 9 है, तो 8 फिल किए तो लास्ट में हमारे पास 1 बचा, तो एक लास्ट वाला किस में आया, d 5/2 में। अब जो शेल मॉडल के लिए यूजफुल होगा तो वो कौन सा आएगा, जो लास्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा या जो लास्ट फुलफिल नहीं होगा, उस इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या लिखेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो इसमें अब आपको ये ध्यान रखना है, जो भी डी के नीचे लिखा हुआ होगा 5/2 1/2, जैसे पी के नीचे 3/2 s 1/2, जिसमें लास्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा हो हमारे पास, उसके नीचे जो भी वैल्यू लिखी होगी वो आपके लिए किसकी वैल्यू होगी, जे की वैल्यू होगी। तो यहाँ से जे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास 5/2। ठीक है, ये तो आ गया आपके पास एंगुलर मोमेंटम। अब आपको फाइंड आउट करना है कि इसकी पैरिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। पैरिटी के लिए फॉर्मूला होता है पैरिटी इज इक्वल -1 की पावर एल। एल हमें पता है कि जो एस ऑर्बिट होता है उसके लिए एल की वैल्यू होती है वो 0 होती है, पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, डी के लिए हमारे पास एल की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो यहाँ पे पैरिटी फाइंड आउट करने के लिए एल की वैल्यू कितनी पुट, अब पैरिटी के लिए क्या करेंगे, -1 की पावर एल है तो हम पैरिटी के लिए पी से डिनोट करेंगे और फिर लिखेंगे -1 की पावर एल की वैल्यू यहाँ कितनी पुट होगी, 2 वैल्यू पुट होगी। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 1। तो अब जो टोटल इसको सॉल्व करके लिखा जाएगा रिजल्ट, तो रिजल्ट के लिए ये लिखेंगे हम जे और उसके पावर पी लिखेंगे। ठीक है, तो जे की वैल्यू कितनी है 5/2 लिख दी, फिर ब्रैकेट लगा दिया, पैरिटी की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे 5/2, या फिर अगर आपको आंसर में इस तरह से 5/2 और ऊपर पॉजिटिव लिखा हो तो भी आप इसको सही माने।